तो नमस्ते बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लिनिक। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे और लास्ट बार जब हमने बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था तो हमारा टॉपिक था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो मैंने बोला था ये सबसे पहला टॉपिक है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब आज हम पढ़ेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया और कैसे एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, और ये सब कुछ बातें करेंगे हम। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं, बट वहां से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूं कि देखो, वीबीटी जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करता था। और वीबीटी के हिसाब से जब कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वहां पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाना है तो ए का एक ऑर्बिटल चाहिए जो हाफ फील्ड होना चाहिए, बी का एक ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि हाफ फील्ड होना चाहिए, और दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ आपस में शेयरिंग कर लेंगे। बट वीबीटी बोलता है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो सबसे बेसिक डिफरेंस तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पे इक्वल शेयरिंग होता है और यहाँ पे क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग होता है। मतलब दोनों एटम बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं लगाएंगे, एक ज्यादा लगाएगा और एक कुछ नहीं लगाएगा। जैसे ए और बी के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बनाना है तो इन दोनों में से किसी एक के पास पूरा का पूरा खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और एक के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मान लो ए के पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और बी के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो वीबीटी बोलता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो दो ऑर्बिटल कैसे लेके आओ? हाफ फील्ड लेके आओ और अपोजिट स्पिन का लेके आओ। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आओ और एक वैकेंट ऑर्बिटल लेके आओ तो बन जाएगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉन्ड बनाने का। अब इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या लॉजिक है वो सुनो। तो वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, एनसीईआरटी क्या लिखता है? इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। तो वीबीटी ने यही किया। पहले इसने एक्सपेरिमेंट करके, वीबीटी बोलने का मतलब इस थ्योरी का एप्लीकेशन बोला, वीबीटी कोई आदमी नहीं था जो आदमी करेगा। जिस पर्सन ने भी किया वीबीटी की बेसिस पे, उसने क्या किया? पहले उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इस मैग्नेटिक बिहेवियर की बेसिस पे उसने ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे एनसीईआरटी का जो डाटा है कि ये कॉम्प्लेक्स का नेम लिखा हुआ, मैं 1 2 3 4 कर देता हूं। 4 कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी में 5 एग्जाम्पल है, मैं 5वें एग्जाम्पल का भी नाम बता दूंगा आपको। तो 4 कॉम्प्लेक्स थे, इन चारों कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इनका मैग्नेटिक नेचर ऑब्जर्व किया गया और उसके बेसिस पे उसका शेप और ज्योमेट्री बोला गया, हाइब्रिडाइजेशन बोला गया। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 3+, तो इसका नेचर आया डायमैग्नेटिक, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या बोला गया? D2sp3। कैसे बोला गया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, मेरे पास कॉम्प्लेक्स क्या था? CONH3 3+। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो कोबाल्ट जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये आ जाता है आर्गन। ठीक है, बिकॉज नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में कोबाल्ट कहां पे होता है? आर्गन होता है, 4s2 होता है और 3d7 होता है। अब ये +3 है तो 4s गायब हो गया तो क्या बचा? 3d6। इसके बाहर में 4s0 है, 4p0 है, 4d0 है। मैं जान के लिख रहा हूं ताकि पता चले क्या होगा। अब यहां पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली यहां पे होना क्या चाहिए था
1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसा होना चाहिए था। 4s 4p 4d। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये आया है डायामैग्नेटिक आया है, ठीक है। डायामैग्नेटिक आया है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके कॉन्फ़िगरेशन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए क्या क्या चेंजेस होगा, तो उन्होंने बोला यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो जाएंगे। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, मतलब 3 ऑर्बिटल में एकोमोडेट हो गए। बाकी आपका 4s और 4p वैसे ही रह गया। अब यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ का s और 3 मिलके क्या बन गया, D2sp3। ऐसा बोला, ऐसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नहीं पता, कैसे होगा नहीं पता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने केवल क्वेश्चंस राइज करके हमें दिए थे, और उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर आगे हम वैलेंस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम पढ़ेंगे। तो ये था CONH3 का कि उनको डायमैग्नेटिक मिला। डायमैग्नेटिक करने के लिए 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना था, तो उन्होंने सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दिया। इस तरह से 2 ऑर्बिटल खाली बच गया, उसके बेसिस पर हाइब्रिडेशन क्या आ गया, D2sp3। अब यहां पे जो ऑर्बिटल यूज हुआ वो कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ, तो 3d यूज हुआ, 4p यूज हुआ, और सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहां पे, 4s यूज हुआ एंड 4p यूज हुआ। तो इसको बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूं मैग्नेटिक नेचर के बेसिस पे इसको अरेंज किया गया। कैसे आएगा, कैसे हुआ नहीं पता, वो कौन बताएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगा। अब दूसरा एग्जांपल कौन है, देखो COF63-, COF63-। अब इसका नेचर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो ये पैरामैग्नेटिक है। इसका नेचर जो ऑब्जर्व किया गया वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अगेन कोबाल्ट यहां पे कितने पे है, तो कोबाल्ट यहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर से कोबाल्ट +3 है, मतलब आर्गन 3d6 4s 4p 4d, ये सब खाली है, 0 0 लिखने का मन है तो लिख सकते हो। अब उन्हें पता था कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है, मतलब मेरे D में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड होने चाहिए। तो 3d6 में इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होता ही है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और यहां पे 4s, यहां पे 4p, यहां पे 4d, ठीक है। अब उन्होंने क्या देखा कि पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑलरेडी दिखाई दे रहा, तो उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। बोला कितने लिगेंड चाहिए, अच्छा एक पॉइंट और था, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल जो होना चाहिए आपके पास मिनिमम इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, इतना होना चाहिए। जितने आपके पास लिगेंड आए हैं उतने आपके पास ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो उन्होंने देखा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उन्होंने एक S 3P और 2D को मिक्स करके क्या बना दिया, यहाँ पे उन्होंने इसी ऑर्डर में बोल दो, तो एक 4S 3 4P 2 4D। तो उन्होंने बोला यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3d। इस बार D बाहर वाला यूज हुआ है, मतलब 3D यूज नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोला गया, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको बोला गया ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और इसके पहले जो मैंने बताया था इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसको क्या बोला गया था, इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला गया था। तो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे में क्या किया जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और फिर उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, डी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया, और उसके बेसिस पे उन्होंने शेप और ज्योमेट्री बताया था। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का तरीका था।
अब इसी के बेसिस पे उन्होंने NiCl4 2- का पैरामैग्नेटिक मिला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या है, निकेल +2 है, 3d8 होना चाहिए था, ठीक है। तो 3d8 होने का मतलब है यहां पे उन्होंने पैरामैग्नेटिक देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो फिर यार वहां डी यूज नहीं किया उन्होंने, sp3 कर दिया। अब यहां भी 3d8 है, यहां भी 3d8 है, लेकिन डायमैग्नेटिक है, तो इन्होंने क्या किया इस बार, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दिया, और जब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर किया तो एक डी ऑर्बिटल बच गया, तो फिर उन्होंने dsp2 कर दिया। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे ये पता कर लिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं चाहिए, कितने चाहिए, ये वैल्यू बता देगा, ठीक है। अब उस बेसिस के बेसिस पे कि कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बेसिस पे उन्होंने डी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया और हाइब्रिडाइजेशन बता दिया। तो ये तरीका था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो फिर से बोलूंगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑब्जर्व करो और उसके बेसिस पे डी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करो और फिर अपना हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता कर लो। बट ये कुछ भी ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बार बार बोल रहा हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके काम का नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से सोचना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का तो मिलेगा नहीं एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सब कुछ एक्सप्लेन करोगे, बस उसके पहले का थ्योरी था इसलिए हमने ये थ्योरी पढ़ लिया। अब पॉइंट देखो, ये तो हो गया उसका एक्सप्लेनेशन ही। अब लिमिटेशंस भर भर के है इसमें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या हुआ, तो बहुत सारे एजम्पशन लिए। एजम्पशन कैसे ले रहा हूं वो बता रहा हूं, बिकॉज इसने एक चीज यहां पर देखना, ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता मैग्नेटिक डाटा का, मतलब ये नहीं पता कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इतना पता है मैग्नेटिक मोमेंट है, कितना है नहीं पता। मैग्नेटिक मोमेंट है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है ये नहीं पता, बस इसलिए उसने बहुत सारे एजम्पशंस लिए, 3 मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, अरेंजमेंट करने के चक्कर में उसने एजम्पशंस लिए, ठीक है। ये कलर एग्जिबिट क्यों कॉम्प्लेक्स करता है एक्सप्लेन नहीं किया, ये स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल है कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। इसने कोई भी वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का नाम नहीं लिया कि वीक फील्ड लिगेंड कब होगा, क्यों होगा, उसे क्या इफेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होगा, उसका क्या कंसिक्वेंसेज होगा, ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। और नहीं इसने ये बताया कब 3D यूज होगा, कब 4D यूज होगा, मतलब कब इनर डी ऑर्बिटल यूज होगा। इनर का मतलब n-1, आउटर का मतलब n, तो अगर nth ऑर्बिट का d यूज होगा, मतलब जहां का s और p यूज हो रहा है, जैसे सपोज मैं 4s और 4p यूज करना चाहता हूं, अगर मैंने 3D यूज किया तो बोलूंगा मैं इनर डी है, और अगर 4s और 4p के साथ 4D यूज हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो इनर मतलब n-1, आउटर मतलब n, तो nth ऑर्बिट का d तो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और n-1 ऑर्बिट का यूज करोगे d तो क्या बोलेंगे उसको, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो लिमिटेशंस में क्या क्या है, बहुत सारे एजम्पशंस लिए, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू नहीं बताया, कलर क्यों आया नहीं बताया, कब इनर डी बनेगा कब आउटर डी बनेगा नहीं बताया, कब कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा नहीं बताया, कौन हीट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है कौन हीट लेवाइल कॉम्प्लेक्स है, ये सब बातें उसने कुछ नहीं किया। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने बार बार बोल रहा हूं, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का लॉजिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगा। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब बोर्ड्स के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, बट ये सारे जो लिमिटेशंस है वो कौन एक्सप्लेन करेगा, तो वो करेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो सबसे पहला पॉइंट था, उसने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए आपको कुछ ओवरलैपिंग करने का जरूरत नहीं है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स होता है वो आयनिक होता है, वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। लोगों ने बोला कैसे, तो उसने बोला जो मेटल है, जो मेटल है, एटम बोलो या आयन बोलो, मैं लिख देता हूं यहां पे मेटल एटम या आयन, इट एक्ट एज पॉइंट पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है। और जो लिगेंड है ये एक्ट करेगा पॉइंट निगेटिव चार्ज। अब लोगों ने बोला लिगेंड में निगेटिव चार्ज बोल रहे हो, लिगेंड निगेटिव तो होता है, मान लिया अगर लिगेंड के पास निगेटिव चार्ज नहीं है तो बोला ठीक है, लिगेंड या तो आयन के फॉर्म में आएगा, नहीं आएगा तो डाइपोल के फॉर्म में आएगा। तो अगर डाइपोल है तो डाइपोल का निगेटिव एंड ले लो, वो पॉइंट निगेटिव चार्ज की तरह काम करेगा। लोगों ने बोला कैसे, तो उसने बोला देखो, अगर आपके पास सपोज लिगेंड है Cl- तो आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है, आपको है Cn-, आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। बट अगर सपोज मेरे पास है वाटर, तो वाटर में कैसे हम निगेटिव चार्ज, तो बोला वाटर है ठीक है, पोलर बॉन्ड है ये, इसमें O और H के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो ऑक्सीजन है ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज का काम करेगा। तो लिगेंड अगर नेगेटिव है तो डायरेक्टली दिख गया, नहीं दिख रहा है तो जो मॉलिक्यूल है जो डोनेट करने आ रहा है उसके डाइपोल में नेगेटिव एंड को पकड़ लो, वो पॉइंट नेगेटिव चार्ज का काम करेगा। तो मेटल किसके तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव, और लिगेंड किसके बीच में काम कर रहा है, नेगेटिव। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स हुआ, तो इनके बीच में फोर्स हो गया कौन सा, आयनिक। तो इनके बीच में आयनिक फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते, ठीक है। तो पहला उसने बोला कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आयनिक होगा। अब उसने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोला कि मेटल के पास डी इलेक्ट्रॉन भी होता है, और डी इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब है इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। तो इस नेगेटिव चार्ज और इस लिगेंड के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, तो इसके बीच में रिपल्सन काम करेगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो आयनिक फोर्स है वो कौन है, वो अट्रैक्टिव है, वो कौन है, अट्रैक्टिव है। और जो डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच में जो काम करेगा वो कौन है, रिपल्सन है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला जो कुछ भी आप एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो ना, ये रिपल्सन आपको ये एक्सप्लेनेशन दे देगा। अब लोगों ने बोला कैसे, ये रिपल्सन पहले क्यों नहीं लग रहा, तो बोला देखो पहले मेटल और लिगेंड जो है दूर दूर है, दूर दूर है, तो आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r²। जब R बहुत ज्यादा है तो इसके बीच में फोर्स बहुत वीक होगा या नेग्लिजिबल होगा। जैसे जैसे ये पास आए, जैसे जैसे ये पास है तो इनके बीच का फोर्स बढ़ा, तो जोर से खींचना शुरू किया। जब ये पास आ गए तो अब इसका डी इलेक्ट्रॉन, मेटल का डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का नेगेटिव, इनके बीच में रिपल्सन लगना भी शुरू होगा। तो इस रिपल्सन के कारण ही सब कुछ एक्सप्लेन होगा कि कब इनर बनेगा, कब आउटर बनेगा, कब कलर आएगा, कब स्टेबल बनेगा, कब अनस्टेबल बनेगा। ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन किस पे डिपेंड करेगा, रिपल्सन पे। और ये रिपल्सन क्यों आया, तो अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन। तो हम ऐसा बोलेंगे मेटल और लिगेंड में जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही रिपल्सन भी होगा, ठीक है। मेटल और लिगेंड में जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही रिपल्सन होगा। अब ये रिपल्सन कैसे काम करता है तो थोड़ा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर देता हूं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा फोर्स होगा, आयनिक होगा। और इस आयनिक फोर्स के लिए जो चार्जेस चाहिए वो कौन देगा, तो मेटल पॉजिटिव चार्ज देगा, लिगेंड नेगेटिव चार्ज देगा। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल देगा। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और उस अट्रैक्शन के कारण ही एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो डी इलेक्ट्रॉन है मेटल का। और इस रिपल्सन से हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कैसे रिपल्सन काम करेगा हम आगे देखते हैं। तो आपको नोट करना है, रुक के इसको नोट कर सकते हो। अब एक चीज मैंने क्या बोला, सब कुछ रिपल्सन करेगा। तो मेरे पास है मेटल और मेरे पास है लिगेंड। मैंने बोला था जितना ज्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन होगा उतना ही उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो हमें अट्रैक्टिव वाले फोर्सेस के फैक्टर्स को देखना है। अब देखो लिगेंड जो था, जो लिगेंड था वो कौन था, बेस था। तो बेस अगर मेरा स्ट्रांग हुआ
तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रिपल्सन भी ज्यादा होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, अट्रैक्शन लगने के कारण क्लोज आएंगे, और जब क्लोज आएंगे तो तब डी इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन काम करना शुरू करेगा। तो अट्रैक्शन लगना जरूरी है, जितना अट्रैक्शन लगेगा उतना पास आएगा, उतना डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन लगाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाइयर अट्रैक्शन लीड्स टू हाइयर रिपल्सन। तो यहाँ पे बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो इनके बीच का फोर्स का अट्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और जब अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो रिपल्सन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो इस लिगेंड को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल देते हैं। ठीक है। और अगर आपका मेटल और लिगेंड में, लिगेंड जो हो गया वो वीक बेस है, तो इनके बीच का अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इनके बीच का रिपल्सन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर आपका लिगेंड वीक बेस है तो इसको हम लिगेंड को क्या बोलेंगे? वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दो नए टर्म्स पॉइंट किए, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सिंपल सरल भाषा में देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस, वीक लुईस बेस। जो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो वीक फील्ड लिगेंड है उसको क्या बोलेंगे हम? सॉरी, जो वीक लुईस बेस है उसको क्या बोलेंगे? वीक फील्ड लिगेंड। तो किसके केस में रिपल्सन ज्यादा होगा? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में रिपल्सन ज्यादा होगा, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। अब क्वेश्चन है कैसे पहचानेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है, वीक फील्ड लिगेंड है? एनसीईआरटी में ऑर्डर भी दिया गया, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि कैसे हम पहचानेंगे। तो देखो, लिगेंड में हमेशा एक डोनर एटम होता है, मिनिमम एक तो होगा ही। तो इस डोनर एटम को देखो कौन है, ठीक है? इस डोनर एटम को देखो कौन है। अगर ये डोनर एटम नाइट्रोजन या कार्बन है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है? और अगर आपका डोनर एटम ऑक्सीजन, ठीक है, हेलोजन, सल्फर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। WFL का मतलब वीक फील्ड लिगेंड, SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो लिगेंड में जो डोनर एटम है उसको देखो, नाइट्रोजन और कार्बन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर क्या हो जाएंगे? वीक फील्ड लिगेंड। एक आध एक्सेप्शन आएगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास है NH3 का डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मेरे पास है NO2 का डोनर एटम कौन है? N, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, डोनर एटम कौन है? कार्बन, वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मेरे पास है EN, इथाइलिन डाइअमीन, उसके अंदर डोनर एटम कौन है? 2 नाइट्रोजन, वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मेरे पास है वाटर का डोनर एटम ऑक्सीजन, वीक फील्ड लिगेंड। मेरे पास है F-, Cl-, Br-, I-, ये सब क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। तो बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी जो एनसीईआरटी का ऑर्डर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। देखो, I- हेलोजन, Br- हेलोजन, SCl- सल्फर, Cl- हेलोजन, S2- सल्फर, F- हेलोजन, OH- ऑक्सीजन, C2O4 2-, 2 ऑक्सीजन, वाटर, ऑक्सीजन। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये कौन है? वीक फील्ड लिगेंड है। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, शायद ये नहीं दिखेगा। सॉरी, ये कौन है? वीक फील्ड लिगेंड। और NCS- से लेके कार्बन मोनोऑक्साइड तक कौन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आप ऑर्डर याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर आप इतना भी याद रखोगे कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर होने से आगे के क्वेश्चंस, एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये ऑर्डर याद रखो। बाकी अगर आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे इस वाले लॉजिक से कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कौन वीक फील्ड लिगेंड है, तो काम हो जाएगा। तो ये
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट बताया। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उसने बोला था रिपल्सन लगेगा, किसके बीच में लगेगा, तो लिगेंड के नेगेटिव चार्ज और डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो पहले जरूरी है हम ये देखें कि हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलते हैं। तो देखो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 2 एक्सियल होते हैं, 3 नॉन एक्सियल होते हैं। एक्सियल बोलने का मतलब है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सिस मिले, जैसे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, खैर लिखा ही हुआ है यहाँ पे। अब देखो ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्स डैश कर लो, ये वाई और वाई डैश हो गया और ये जेड और जेड डैश हो गया। तो अगर आपका लोब एक्स, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस अलोंग मिला, तो ये हो गया एक्सियल। ये कौन है, ये हो गया एक्सियल। अब ये है डीजेड स्क्वायर अलोंग द जेड एक्सिस मिला, तो ये भी कौन हो गया, एक्सियल, ठीक है। अब ये क्या है, ये 3 नॉन एक्सियल है। डी वाई जेड मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिटवीन द एक्सिस मिलेगा। कौन सा एक्सिस मिलेगा, तो नाम में लिखा होता है। वाई जेड का मतलब बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। डी एक्स जेड का मतलब है बिटवीन एक्स एंड जेड एक्सिस, और डी एक्स वाई का मतलब बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो उन्होंने अपना एक प्लेन बना रखा है, जैसे 2 एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पे उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलते हैं। जैसे जेड और वाई के 45 डिग्री पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वैसे इधर भी होगा। तो ये 3 जो है वो कौन है, नॉन एक्सियल है। और नॉन एक्सियल को हम क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं, और एक्सियल को क्या बोलते हैं हम, EG बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरीके का डी ऑर्बिटल है। माइंड में ये बैठाना कि कहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, देखो आगे इसी क्लाउड के कॉन्सेप्ट पे हम रिपल्सन को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 5 डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब लॉजिक पे आते हैं। देखो मेटल था और इधर से कौन आया, लिगेंड। कहां से आया, बात की बात है, जब लिगेंड यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है, और अगर इसके डी इलेक्ट्रॉन सामने आ गए, अब जो भी डी इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई भी डी ऑर्बिटल है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है और मेटल का अगर डी ऑर्बिटल, मेटल का डी ऑर्बिटल अगर इसके सामने आ गया या इसके पाथ में आया, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। अब मैं पहले ही बोल रहा हूं कौन सा डी ऑर्बिटल आएगा ये डिपेंड करता है किस तरीके का कॉम्प्लेक्स है। तो जब मेटल की तरफ लिगेंड आया, तो लिगेंड और डी ऑर्बिटल, जो भी डी ऑर्बिटल हो, उनके बीच में रिपल्सन लग सकता है। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो रिपल्सन कम लगेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो ये रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, अभी जो मैंने बताया था कि 5 डी ऑर्बिटल है, शेप उनका कुछ भी हो, बट उनका एनर्जी जो होता है वो सेम होता है, और इनको हम बोलते हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, डी जनरेट डी ऑर्बिटल, मतलब 5 ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम है। वैसे ही पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, उनका एनर्जी भी क्या होता है, सेम। तो डी जनरेट वर्ड का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो ये 5 डी ऑर्बिटल है, इनका एनर्जी क्या है, सेम है। अब ये जो एनर्जी सेम है, ये होता है केवल ग्राउंड स्टेट में या सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड एनवायरनमेंट में, जहां में हर ऑर्बिटल को एक जैसा ही रिपल्सन फील हो, तो फिर उस केस में उनके एनर्जी सेम रह जाता है। और जब एनर्जी सेम रहता है तो एक ही लेवल पे रहेंगे। बट अगर उनको रिपल्सन अलग अलग लेवल का लगे, जैसे मैंने यहां बोला कि मान लो ये लिगेंड आया और वो अलोंग द एक्सिस आया, तो जब अलोंग द एक्सिस आएगा तो कौन से डी ऑर्बिटल को पहले वो फील कराएगा, तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों को फील कराएगा, बिकॉज लिगेंड अगर अलोंग द एक्सिस आया तो वाई एक्स जेड 3 एक्सिस है। अब अगर एक्स वाई प्लेन एक्स वाई एक्सिस से आया तो इसको ज्यादा लगेगा, जेड एक्सिस से आया तो इसको ज्यादा लगेगा, अगर एक्स वाई जेड सबसे आ रहा है तो इन दोनों को रिपल्सन लगेगा, और अगर अलोंग द एक्सिस नहीं आया तो फिर इनको लगेगा। तो कौन सा डी ऑर्बिटल आएगा ये उस मॉलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स का टाइप डिसाइड करेगा। तो लॉजिक ये है कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्सन हुआ, तो लिगेंड जब डोनेट करने आ रहा है तो जो भी डी ऑर्बिटल उसके पाथ में आएगा या उसके डायरेक्शन में आएगा, उस डी ऑर्बिटल को रिपल्सन ज्यादा लगेगा बाकी डी ऑर्बिटल से। तो
क्या होगा, जब रिपल्सन होता है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। तो जिस भी डी ऑर्बिटल को ये रिपल्सन लगेगा वो हाई एनर्जी में चला जाएगा, और जिसको नहीं लगा वो रिलेटिवली लो हो जाएगा। तो मान लो आपके पास ये 5 डी ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लो ये 5 डी ऑर्बिटल है, ये अभी सबका एनर्जी लेवल सेम है, बट रिपल्सन लगा किसी कारण से, मान लो अलोंग द एक्सिस ही आया, तो अलोंग द एक्सिस आया तो दो लोग अलोंग द एक्सिस है तो उनका एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा, और बाकी जो 3 है उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि नॉर्मली पांचों डी ऑर्बिटल एक लेवल पे होते हैं, बट जब लिगेंड आता है तो वे आपस में स्प्लिट करते हैं। अब स्प्लिट क्यों करता है, तो कुछ डी ऑर्बिटल को रिपल्सन ज्यादा लगता है और कुछ डी ऑर्बिटल को रिपल्सन कम लगता है। जिसको रिपल्सन ज्यादा लगेगा वो ज्यादा एनर्जी पे चला जाएगा, और जिसको कम लगेगा वो नीचे चला जाएगा। अब मैं पहले ही बोल रहा हूं कौन ऊपर कौन नीचे जाएगा ये कॉम्प्लेक्स का नेचर डिसाइड करेगा, हम आगे की ओर देखेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के बेसिस पे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तो 2 पॉइंट हुआ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बोला, मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड आयोनिक है, जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो मेटल का डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन के कारण डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी चेंज हो सकता है, हमेशा होगा ये भी गारंटी नहीं है, हो सकता है, और जब होगा तो वहां पे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगा। अब मैंने पहले ही बोला कॉम्प्लेक्स का नेचर डिसाइड करेगा, तो 1 बाय 1 हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं। अब देखो ये अपना है ऑक्टाहेड्रल शेप। कौन सा है ये, ऑक्टाहेड्रल शेप। अब ऑक्टाहेड्रल शेप में यहां पे कौन है, मेटल है, यहां पे कौन है, लिगेंड है, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल शेप में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इस लिगेंड के रिस्पेक्ट में ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड और ये लिगेंड 90 पे है, ये वाला 180 पे है। तो बॉन्ड एंगल या तो 90 मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। तो किसी भी लिगेंड के रिस्पेक्ट में आपको एक ही पोजीशन 180 पे मिलेगा, बाकी 4 पोजीशन 90 पे मिलेगा। अब शेप की क्यों बात कर रहे हैं, तो देखो जैसा शेप आपको बनाना है वैसे ही शेप से तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना, उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन से आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहां पे जब लिगेंड आएगा, बॉन्ड एंगल इसको 90 पे मेंटेन करना है, तो अगर ये x है तो ये क्या हो गया, x डैश हो गया। अगर ये y है तो ये क्या हो गया, y डैश हो गया। और अगर ये z है तो ये क्या हो गया, z डैश हो गया। मतलब अगर क्या बोले, अगर आपका लिगेंड अलोंग द एक्सिस आए, अलोंग द एक्सिस आए, उस केस में आपका लिगेंड जो अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस करेगा। और जब अलोंग द एक्सिस करेगा मतलब dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को ज्यादा रिपल्सन फील होगा इन कंपेरिजन टू dxy dyz एंड dzx, ठीक है। अब इसी का उल्टा सोचो कि अगर मेरा शेप टेट्राहेड्रल हो गया, तो टेट्राहेड्रल के केस में बॉन्ड एंगल होता है 109, और 109 पे तो कोई एक्सिस नहीं आता, एक्सिस हमेशा 90 पे होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो अगर आपका बॉन्ड एंगल 109 है तो फिर उस बार जो लिगेंड्स आएंगे वो अलोंग द एक्सिस नहीं आएंगे, बिटवीन द एक्सिस आएंगे। और जब बिटवीन द एक्सिस आएंगे तो उस केस में रिपल्सन किसको ज्यादा फील होगा, तो वो ज्यादा फील होगा नॉन एक्सियल को, ठीक है। और तीसरा केस है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि ये दो हटा दो ऊपर वाले, तो ये 4 जो बच गए, कुछ ऐसा होता है स्क्वायर प्लेनर, ऐसा होता है स्क्वायर प्लेनर। तो यहां भी कितने एक्सिस दिखाई दे रहा है, x डैश y y डैश, 2 एक्सिस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस बार लिगेंड फिर से अलोंग द एक्सिस आया, ठीक है, फिर से कहां पे आया, अलोंग द एक्सिस आया। लेकिन इस बार अलोंग द एक्सिस आया तो तीनों एक्सिस से नहीं आया। ऑक्टाहेड्रल के केस में तीनों एक्सिस से आया था, लेकिन इस बार कितने एक्सिस से आया, 2 एक्सिस से। और 2 एक्सिस वाला अपना कौन सा डी ऑर्बिटल है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए इस बार रिपल्सन किसको ज्यादा फील होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को होगा। इस बार dz स्क्वायर को भी बहुत ज्यादा रिपल्सन फील नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे रिपल्सन कौन से ऑर्बिटल पे काम करेगा। अलोंग द एक्सिस आएगा तो किसको लगेगा,
एक्सियल को या नॉन एक्सियल को? अलोंग द एक्सिस आएगा तो किस में ज्यादा लगेगा, एक्सियल को या नॉन एक्सियल को? बिल्कुल सही, एक्सियल की तरफ लगेगा। और जब बॉन्ड एंगल 90 नहीं है, कुछ और है, ठीक है, जैसे 109 है, तो उस केस में लिगेंड अलोंग द एक्सिस नहीं आएगा। और जब अलोंग द एक्सिस नहीं आएगा मतलब वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में ज्यादा रिपल्सन लगाएगा। तो ये लॉजिक है। तो दो लॉजिक पढ़ा हमने। पहला, लिगेंड और डी इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगता है। अगर लिगेंड, दो आदमी के बीच में झगड़ा हो रहा है, सपोज करो डी इलेक्ट्रॉन से एक पर्सन है और लिगेंड एक पर्सन है, इन दोनों के बीच में झगड़ा कब होगा? झगड़ा करने का मूड है इनके पास, लेकिन इनको आपस में मिलना भी तो पड़ेगा। अगर दिन भर पूरे मिले ही नहीं तो झगड़ा ही नहीं हो सकता। तो इन दोनों को मिलाना है, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेके आया। अब मैंने पहला क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा। अगर मेरा लिगेंड बहुत झगड़ालू टाइप का है, स्ट्रॉन्ग नेचर है उसका, डोमिनेटिंग नेचर है उसका, तो वो आके झगड़ा करने के मूड में है। लेकिन अगर लिगेंड मेरा वीक है, कमजोर है, तो फिर वो झगड़ा करने के मूड में ही नहीं होगा। सिमिलरली डी इलेक्ट्रॉन है, अब ये बहुत मूड से आ रहा है कि नहीं मुझे तो आज झगड़ा करना है। अब ये मूड से आया, लेकिन सामने उसको आदमी नहीं मिला, तो झगड़ा हवा से थोड़े करेगा। तो सामने की तरफ आदमी मिलना चाहिए, मतलब सामने की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो लिगेंड मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लिगेंड मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसके सामने जो भी डी ऑर्बिटल्स आएगा उसी में ज्यादा रिपल्सन लगेगा। अलोंग द एक्सिस आएगा तो एक्सियल्स में ज्यादा लगेगा, और अलोंग द एक्सिस नहीं आएगा तो नॉन एक्सियल्स में ज्यादा लगेगा। अब कितने एक्सिस से आया, तो ऑक्टाहेड्रल में 3 एक्सिस से आया, इसलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर दोनों में रिपल्सन लगेगा। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में क्या हुआ, केवल एक्स और वाई एक्सिस से आया, इसलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ज्यादा लगेगा। और टेट्राहेड्रल में आया तो अलोंग द एक्सिस ही नहीं आया, तो उस केस में डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स तीनों का रिपल्सन ज्यादा लगेगा। तो ये लॉजिक है स्प्लिटिंग का। अब आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग समझाते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी का, इस डायग्राम पे भी आता हूं। पहले मैं आपको एक नॉर्मल डायग्राम बना के समझा देता हूं कि देखो मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल थे, ठीक है, मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल थे। ये हो गया ग्राउंड स्टेट, जो कि यहां पे लिखा हुआ, देख लो 5 लाइन लिखा हुआ है ना। तो मेटल डी ऑर्बिटल्स 2 एक्सियल है, 3 नॉन एक्सियल है, फ्री मेटल आयन है, मतलब कोई बॉन्ड वॉन्ड अभी नहीं बना रहा है ग्राउंड स्टेट में। अब लिगेंड ने अप्रोच किया, तो जब लिगेंड ने अप्रोच किया तो इनका कुछ एनर्जी चेंज हुआ, बट अभी भी ये पांचों एक साथ है। तो मैंने क्या बोला था, अगर सबको रिपल्सन एक जैसा लगे तो सबका एनर्जी लेवल भी एक जैसा ही बढ़ेगा। जब सबको रिपल्सन एक जैसा नहीं लगेगा तभी तो कुछ का ज्यादा कुछ का कम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। स्फेरिकल का मतलब होता है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड, सिमेट्रिकल क्रिस्टल फील्ड। और ये तभी होगा जब आपका क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड मिलेगा। वीक फील्ड लिगेंड के केस में हम स्फेरिकली सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहां पे अभी भी पांचों कहां पे है, सेम एनर्जी स्टेट पे है। अब यहां पे क्या हुआ, मान लो अगर वीक फील्ड लिगेंड की जगह पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता तो फिर स्प्लिटिंग तो होगा। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कहां पे आएगा, तो अलोंग द एक्सिस आएगा। और अलोंग द एक्सिस आएगा, कितने एक्सिस से आएगा, तो तीनों एक्सिस से आएगा, एक्स से भी आएगा, वाई से भी आएगा और जेड से भी आएगा। एक्स वाई जेड सब में आएगा। तो किसको ज्यादा रिपल्सन फील होगा, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को और डी जेड स्क्वायर को। इसलिए देखो यहाँ पे 2 लाइन ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 लाइन ऊपर लिखने का मतलब है यहां से 2 डी ऑर्बिटल ऊपर और 3 डी ऑर्बिटल नीचे चला गया, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रेड लाइन, मतलब 2 ऑर्बिटल ऊपर है, नीचे की तरफ 3 है। अब यहाँ पे कुछ ये डॉटेड लाइन है, ये एवरेज एनर्जी बता रहा है कि आपके डी ऑर्बिटल्स का एवरेज एनर्जी यही है। इसको हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर बोलते हैं। ये एवरेज एनर्जी बताता है। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, तो किसको ज्यादा रिपल्सन लगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, तो ये चला गया ऊपर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और नीचे की तरफ आपका आ गया
dxy, dyz और dzx। अब देखो एवरेज एनर्जी यहां पे है, दो ऑर्बिटल्स ऊपर 3 ऑर्बिटल नीचे, इन पांचों का एवरेज एक लाइन पे है। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखो, 2 लोग को 3 लोग के बराबर करना है। टोटल कितने हैं? 5। ठीक है, कितने करना है? 5। 2 को ऊपर है और 3 को नीचे है। अब सपोज करो कभी 2 और 3 को इक्वेट करना, कैसे इक्वेट करोगे? तो 2 और 3 को इक्वेट करना, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई करें। तो देखो यहां पे क्या किया, 2 वाले के लिए लिखा है 3/5। ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये कितना लिखा हुआ है? 3/5। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया, बिकॉज एवरेज निकालना है ना, एवरेज एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका साइन क्या होगा? प्लस। तो प्लस 3/5। अब ये जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं हम डेल्टा नॉट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको CFSE भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो 3/5 डेल्टा नॉट, और जो नीचे की तरफ है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, और ये घटने वाला है मतलब 2/5। मैं पहले ही बोल रहा हूं 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज एवरेज निकाल रहे हैं 5 लोगों का। और 3 और 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो 2 ऑर्बिटल को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 ऑर्बिटल को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि उनका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बाद जो टर्म आएगा 2 × 3 = 6। जैसे देखो यहां पे 2 है, 2 × 3/5 कितना हो गया? 6/5। 6/5 इज 1.2 प्लस 1.2, और नीचे में है 3 × -2/5 दैट इज -1.2। तो दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज पे आ जाएगा ना। तो ये टर्म डिफाइन किया गया इस एवरेज के रिस्पेक्ट में। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई 5, बिकॉज 5 ऑर्बिटल्स का एवरेज है वो। ठीक है, तो ये था ऑक्टाहेड्रल में। तो क्या याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में कैसे पहचानोगे ऑक्टाहेड्रल? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख लेना। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लिगेंड जो होगा वो अलोंग द एक्सिस आएगा, और जब अलोंग द एक्सिस आएगा तो dx² - y² dz² में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल हायर एनर्जी में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिल होगा। अब वही बोलेगा ये सब कर क्यों रहे हैं? तो देखो इसका कंसीक्वेंसेज क्या है। यहां पे मैं लिखता हूं डी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं वीक फील्ड लिगेंड है, और यहां पे मैं लिखता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मेरे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है। मान के चलिएगा शुरू के 3 जो है वो नॉन एक्सियल है, लास्ट के 2 जो है वो एक्सियल है। तो मैं इसको लिख लेता हूं। अब देखो सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वीक फील्ड लिगेंड में सबका एनर्जी एक जैसा है, मतलब सब में 1/1 फील होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यहां तक पहले फील होगा, उसके बाद यहां फील होगा, तो 1/1 हो गया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, अगर आपके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है कोई चेंजेस नहीं होगा। अब बात करते हैं D2। तो D2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब सपोज यहाँ पे ये D2 की जगह पे ये D3 हो गया, तो यहां भी एक आएगा और यहां भी आएगा। मतलब मैं वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो यहां पे D4 आ गया, तो जब यहां पे D4 आया तो ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, सबका एनर्जी एक जैसा है, तो 1/1 सब में फिल करते हुए चले जाए। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो मैंने पहले ही बोला था शुरू के 3 में पहले फिल करना है, बिकॉज इन 3 का एनर्जी क्या है? कम है यहां से यहां तक। सो 1 2 3, 4th यहां नहीं जाएगा, मतलब यहां जाएगा।
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इसी को बोलते हैं पेयरिंग स्टार्ट हो गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखाई रहे थे, अब एक यहाँ पे पेयर्ड हो गया। वैसे ही मान लो यहाँ पे D5 है, तो D5 में आपके पास 1 2 3 4 5 फिल किया, बिकॉज सबका एनर्जी एक जैसा है। यहां पे तो एक जैसा नहीं है, तो पहले किस में फिल होना चाहिए था? T2G में, EG में। तो पहले T2G में फिल होना चाहिए था। 1 2 3 4 5। अब देखो ये दोनों अरेंजमेंट्स अलग अलग है, तो इसी को क्या बोलते हैं? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिक बता देता हूं कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और लिगेंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको पेयरिंग का इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 तक हो, मैं यहां पे चलो D6 और D7 भी लिख देता हूं और D8 भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर कर रहे हैं। तो देखो D6 के केस में अब देखो D6 में फिल करना है 1 2 3 4 5 6। मैं ऐसे क्यों कंटिन्यूस फिल कर रहा हूं? बिकॉज सबका एनर्जी सेम है। बट यहां पे फिल करूंगा तो 1 2 3, इसके आगे नहीं जाना अभी जब तक ये फिल ना हो जाए। क्यों? बिकॉज इनका एनर्जी ज्यादा है। 4 5 6, यहां पे 1 2 3 4 5, मुझे कितना फिल करना है? 7 6 एंड 7। यहां पे 1 2 3 4 5 6, अब ये फिल हो गया। अब मैं यहां जाऊंगा। अब D8 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इधर में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो फिर से आपका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा हो गया। D8 में 3 में पेयर्ड 2 में अनपेयर्ड, यहां भी 3 में पेयर्ड 2 में अनपेयर्ड। मतलब आपको कहां से कहां तक देखना है? D4 से D7। ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग ऑब्जर्व होगा। ठीक है, अब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि पेयरिंग ऑब्जर्व होगा? तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल करते हो, मतलब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में ले जाते हो, तो आपको एनर्जी लगता है जिसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। जैसे मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहां की जगह पे यहां ले गया, ठीक है, यहां की जगह में यहां रख रहा हूं ना, इसमें वीक में नहीं रखा, स्ट्रॉन्ग में रखा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इतना आपको एनर्जी दे देता है, CFAC डेल्टा नॉट इतना दे देता है कि आप पेयर कर पाओ। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं आगे और आता हूं। तो फिलहाल क्या था, हमने क्या देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्व होगा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा? तो एक्सियल वालों का ज्यादा हो जाएगा। कितने से ज्यादा होगा? तो रिलेटिव टर्म बोल सकते हैं 3/5 डेल्टा नॉट से वो ज्यादा हो जाएगा। और जो T2G है, जो नॉन एक्सियल है, वो 2/5 डेल्टा नॉट से कम हो जाएगा एवरेज एनर्जी। अब यहां पे है टेट्राहेड्रल। मैं तब से बोल रहा हूं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री के अप्रॉक्स है, 109.5 होता है, 109 डिग्री के अप्रॉक्स है। इस बार लिगेंड जो है कैसे आएगा? तो बिटवीन द एक्सिस आएगा, और जब बिटवीन द एक्सिस आएगा तो अलोंग द एक्सिस वालों में रिपल्सन कम लगेगा। तो इसलिए इस बार देखो 5 था, डी ऑर्बिटल फ्री एंड पिछले वाला डायग्राम जैसा ही है, पिछले वाला डायग्राम जैसा ही है। ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये वीक फील्ड लिगेंड हुआ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ। अब उसी की तरह देखो 5 था, 5 से इंक्रीज हो गया, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में है। अब इसमें अलोंग द एक्सिस नहीं आया, बिटवीन द एक्सिस आया। तो जो भी डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये 3 नहीं है। तो इन तीनों में रिपल्सन ज्यादा लगेगा। तो टेट्राहेड्रल के केस में जो नॉन एक्सियल उनमें रिपल्सन ज्यादा लगेगा। इसके कारण से जो 3 लोग हैं, देखो 3 रेड लाइन है, वो ऊपर चला गया और नीचे चले गए 2। तो ये दोनों कौन है? तो ये है EG, और ये 3 कौन है?
T2G। अब देखो फिर से 3 और 2 को बैलेंस करना है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको डेल्टा टी बोला गया। डेल्टा टी मतलब CFAC फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और वहां पे हमने डेल्टा नॉट बोला था, वो मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से इसमें स्प्लिटिंग हुआ। अब इसमें कोई अगर इलेक्ट्रॉन फील करे, ठीक है, सपोज कोई इसमें इलेक्ट्रॉन फील करना चाहता है, मान लो आपके पास 1 है, तो यहां पे आपने 1 2 3 4 5 हो गया। तो अगर कोई 1 है तो ऐसे फिल कर लिया, तो वो यहां पे फिल कर पाएगा, ठीक है। मान लो DX मैंने वाई स्क्वायर में फिल किया, 2 फिल किया, यहाँ पे 2 फिल किया, 3 फिल किया, यहाँ पे 3, सॉरी उल्टा हो गया, 1 और 1 देख लिया था, 2 आया, इसमें भी एक 1 आया, 3 आया, इसमें पेयरिंग स्टार्ट हुआ, 4 आया, इसमें पेयरिंग स्टार्ट हुआ, इसमें 5 आया, अब यहां पे पहुंचा, 6 आया, यहां पे पहुंचा, 7 आया, यहां पे पहुंच गया। तो देख रहे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 8 आया, पेयरिंग स्टार्ट किया, 9 आया, पेयरिंग स्टार्ट किया, 10 आया, पेयरिंग स्टार्ट किया। तो ये वाला लॉजिक चलता है कि पहले आपको लो एनर्जी में फिल करना है, हुन्स रूल फॉलो करना है, पॉली रूल फॉलो करना है, आउबर रूल फॉलो करना है। लो एनर्जी में पहले फिल करो हुन्स रूल, सॉरी आउबर रूल, 1 by 1 फिल करो हुन्स रूल, एक ऑर्बिटल में 2 ही रखना है, पॉली रूल। तो वही रूल हर जगह यूज है, यहाँ पे सबका एनर्जी सेम है, इसलिए यहाँ पे हम रूल फॉलो कर रहे हैं। अगर वो स्प्लिट हो गया तो फिर पहले इसको फिल करना है, फिर इसको फिल करना है, यही लॉजिक होता है। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का था। अब कुछ क्वेश्चन करके मैं बता देता हूं आपको कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। वहां पे मैंने इन 2 का नहीं बताया था टेबल जो ऑब्जर्व था। अब देखो कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें कुछ पॉसिबिलिटी पहले ही बता दिया था कि अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 हाइब्रिडाइजेशन मिल सकता है, या तो sp3 नहीं तो dsp2, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 मिल सकता है, sp3d2n, d2sp3, और 5 के केस में क्या मिलेगा, sp3d मिलेगा, और नहीं तो dsp3 भी मिल सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें sp3 या dsp2 ही मिलेगा। तो एक बार चलते हैं फिर से एग्जांपल पे। ये रहा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो sp3 होगा नहीं तो dsp2 होगा। अब देखो हमारे पास मैग्नेटिक डाटा नहीं है, अगर है भी याद भी है तो भूल जाओ फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले निकालना है हमें निकेल का सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या दिखा, Na+2, और उसके बाद हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ये हो गया आर्गन 3d8, साथ में और क्या क्या होगा, तो 4s होगा, 4p होगा, 4d भी है, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज हमें 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर का रिक्वायरमेंट है, तो जरूरत भी पड़ा तो 4s और 4p हमें दे देगा, और अगर d दिया तो कम और कम ही जरूरत पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में आप कॉन्फ़िगरेशन सोचो, जो भी आप लिखते हो नॉर्मली वैसे लिख लो। 3d8 हो गया, ठीक है, 4s और 4p मेरा खाली है, ठीक है। अब देखो क्या क्या स्टेप मैंने बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद उसका हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया, जैसे नॉर्मली हम करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते थे। अब क्या चेक करना है, लिगेंड को पहचानो, ये लिगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, तो हैलोजन है, वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में जनरली पेयरिंग नहीं होता है, एक्सेप्शन की बात अलग करता हूं, जनरली पेयरिंग नहीं होता, मतलब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें पेयर करने का जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है तो ऑर्बिटल खाली ही नहीं होगा, ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कैसे, तो आप उन ऑर्बिटल्स को पकड़ लो जो खाली है। तो क्या आंसर बन गया, sp3, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है।
और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का, √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। मतलब हम क्वांटिटेटिव वैल्यू भी निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 2+2 मतलब कितना आ गया, √8 बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करने का हमें को मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सेम लॉजिक लगाना है। क्या क्या स्टेप मैंने बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो खैर दोनों तो सेम ही है, Na+2 Na+2 ही है। तो पहले मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पे जो हमने लिखा था, आर्गन 3d8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 4s है और यहाँ पे 4p है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मैंने मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा और उसका मैंने कोऑर्डिनेशन, उसका मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब मैंने क्या बोला था, लिगेंड को पहचानो। Cn- मतलब कार्बन डोनर है, कार्बन डोनर है मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड पेयरिंग कराता है। तो यहाँ पे जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है उसको हम पेयर कर सकते हैं। Cl के केस में पेयर नहीं कर पाए थे, बट यहां पे हम पेयर कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, तो Cn मेरा स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड के केस में पेयरिंग होता है, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरा एक d ऑर्बिटल खाली हो गया। मुझे कितना चाहिए, तो मैंने बोला था वीवीटी ने क्या बोला था, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना खाली ऑर्बिटल तो चाहिए। तो अगर लो एनर्जी का खाली है तो पहले इसको फिल कर लो। तो 3s 1s और 2p मिलके क्या बन गया, हाइब्रिडाइजेशन dsp2। सेफ हो गया स्क्वायर प्लेनर, सेफ हो गया स्क्वायर प्लेनर। और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। तो इस बोलेंगे इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। एक चीज और मुझे बोलना चाहिए था यहाँ पे, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो जनरली क्या होता है, कलर्ड होता है। तो ये क्या होगा, ये कलरलेस होगा, बिकॉज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों कलर आता है, आगे का टॉपिक है। और एग्जांपल है NiCa4। फिर से सेम लॉजिक, निकेल यहाँ पे 0 पे है और निकेल जब 0 पे होगा, निकेल जब 0 पे होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर्गन 3d8 4s2 4p में लिख देता हूं, बिकॉज़ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का रिक्वायरमेंट है। अब एक चीज सुनो, ये मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बिना इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। sp3d2 d2sp3 sp3 dsp2 dsp3 sp3d sp2 sp3 sp, बिना s का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स मिले जिसके अंदर आपके s में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, अब कोई बोलेगा इसको की 5s पकड़ लो, नहीं पकड़ेंगे भाई, उसका एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। हमेशा s और p सेम n का होना चाहिए। तो 4p के साथ मैं 5s का नहीं करूंगा मैं। तो क्या रूल है, मतलब मैं रूल नहीं बोलूंगा, मैं अपना ऑब्जर्वेशन बोलूंगा कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन आपको s में दिखाई दे, आपको क्या करना है, s में से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको शिफ्ट करना है। अब किधर शिफ्ट करना है ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, कभी वो आगे की ऑर्बिटल्स में भी जाएगा, कभी पीछे की ओर जाएगा। आप पॉसिबिलिटी देख लेना, लो एनर्जी वाले में जाने की कोशिश करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंच जाए तो 4p के रेस्पेक्ट में तो लो एनर्जी पे है ना, ये लो एनर्जी पे है। तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d 8 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, कितना हो गया 10, 4s खाली हो गया और 4p खाली हो गया। अब जो 3d10 है वो तो पेयर्ड हो गया, 4s खाली पड़ा हुआ है, 4p खाली हो चुका है। तो अब आपका हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब मिल गया। जब सब सारा ही फिल हो गया फिर तो आपको जगह ही नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 4s और
3p को मिला के हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक है, और ये कलरलेस होगा। सेम इस लॉजिक पे आते हैं, फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दो आंसर हो सकता है, D2sp3 D2sp3 नहीं तो sp3d2। क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न चेंज नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो +3, तो आयरन को अगर मैं +3 में लिखता हूं तो ये आ गया आर्गन 3d5 4s 4p। अब मुझे D का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, इसलिए मैं 4d भी लिख रहा हूं। 6 वाले में 3d 4d दोनों लिखना, इनर आउटर दोनों अरेंज करने की कोशिश करना। नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, बाद में रिक्वायरमेंट पड़े तो बाद में भी लिख सकते हो। अब देखो यहां पे 3d5 नॉर्मल तरीके से फिल कर लिया, 4s खाली है, 4p खाली है और 4d भी खाली है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, कॉन्फिगरेशन लिखा, अब लिगेंड को पहचानेंगे। लिगेंड कौन है, तो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड में पेयरिंग होता है ऑक्टाहेड्रल में अगर कॉन्फिगरेशन D4 से D7 तक आता है तो, और ये तो D5 है बीच में आ गया, तो ये पेयरिंग हो जाएगा। मतलब ये चेंज किस में होगा, पेयरिंग कर दो 1 2 3 4 5, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं कर रहा हूं। याद रखना D4 से D7 वाला रोल केवल किस में काम करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में काम करेगा। तो यहां पे ये 2 खाली हो गया, 4s खाली पड़ा हुआ और ये p भी खाली हुआ, तो हाइब्रिडेशन क्या बन गया, D2sp3। इसका हाइब्रिडेशन बनेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो गया। और कितना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √3 बोर मैग्नेटॉन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और ये कलर्ड होगा बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक और कॉम्प्लेक्स है FeCl6 3-, फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं +3, मिल गया यहां पे क्या, आर्गन 3d5 4s 4p 4d। पहले इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, 3d 4s 4p, एक ही लॉजिक है हर जगह, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। आप क्या करो, पहले नॉर्मल तरीके से फिल कर लो, 3d5 1 2 3 4 5, बाकी तो खाली पड़े हुए। अब जब मैंने नॉर्मल तरीके से इसको फिल कर लिया तो मैं क्या करूंगा, अब चेक करता हूं Cl कैसा लिगेंड है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग जनरली नहीं होता है, तो यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं करेंगे। तो पेयरिंग नहीं करेंगे तो बचा क्या खाली, हमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, एक S ले लो, 3 P ले लो, 2 D ले लो, तो इनको मिला के हमने क्या बना लिया, sp3d2। तो ऑक्टाहेड्रल सेफ हो गया, खैर वो हमें पहले ही पता था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ही आता है, जो कंफ्यूजन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5, तो बोलेंगे √35 बोर मैग्नेटॉन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कलर्ड होगा, और इसको हम पैरामैग्नेटिक भी बोलेंगे। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, CONH3 3+, कोबाल्ट अगेन कहां पे है, +3 में है, कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या हो गया, आर्गन 3d6 फिर 4s 4p और 4d लिख रहा हूं। 3d6 को मैंने अरेंज किया, 3d6 को मैंने अरेंज किया, नॉर्मल तरीके से अरेंज किया,
4s 4p 4d। अब लिगेंड को मैं देखता हूं, लिगेंड कौन है, NH3, कौन सा डोनर है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डोनर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड का मतलब है अब यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, बिकॉज ये D4 से D7 के बीच में ही है D6। तो अगर पेयरिंग हुआ तो D6 तो 3 ऑर्बिटल्स में ही फिल हो गया, तो 2D यहाँ पे, एक S और 3P। D का रिक्वायरमेंट नहीं आया, तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, D2 sp3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0, मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक, और ये क्या हो गया, कलरलेस। अच्छा, कोई बोले ये हाई स्पिन है, लो स्पिन है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो गए थे। इसमें कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे इसको, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो लो स्पिन उसको बोलते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाए, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिड्यूस ना हो उसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें कौन सा डी यूज हुआ, 4D, तो ये आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इसमें क्या यूज हुआ, 3D, तो ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको एक दो एक्सेप्शन बोल देता हूं। कोबाल्ट के 2 कंपाउंड है, अगर आप इनको निकालने जाओगे तो आंसर आपको उल्टा आएगा, और ये एनसीईआरटी में है, COH2O6 3+ एंड C2O4 3-, दोनों ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। दोनों का आप आंसर निकालने जाओगे तो आपको sp3d2 आएगा, पर दोनों का आंसर जो होता है वो d2sp3 है। अब इसके 2-3 रीजन है, रीजन पे मत जाओ, आप डायरेक्टली याद रखो, बिकॉज लॉजिकली तो आप इसका आंसर निकालोगे तो आपको आएगा आंसर sp3d2, पर इन दोनों का आंसर क्या आएगा, d2sp3 आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये एनसीईआरटी का 9.29 क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच आयन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। लॉजिक वही है, क्या करना है अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो क्रोमियम कहां पे है, +3 पे है, +3 का मतलब हो गया वो, क्रोमियम जनरली होता है आर्गन 4s1 3d5, +3 मतलब हो गया ये आर्गन 3d3। क्वेश्चन को शॉर्टकट में करने का तरीका बता रहा हूं, यहाँ पे Fe2+, तो Fe2+ का मतलब हो गया आर्गन 3d5, और ये हो गया +2 में ही है, तो मतलब ये हो गया आर्गन 3d10, ठीक है। लिगेंड को देखो कौन है, वीकफील्ड लिगेंड, वीकफील्ड लिगेंड, वीकफील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग तो किसी में ही नहीं होगा। तो 3d3 का मतलब है आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसके केस में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज सारे तो पेयर्ड ही है, D10 का मतलब फुलफिल्ड हो गया। तो जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा, ये हो गया √35 बोर मैग्नेटॉन, और ये हो गया √15 बोर मैग्नेटॉन, और ये हो गया 0 बोर मैग्नेटॉन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिगेंड देखो, पेयरिंग हो सकता है तो पेयर करो, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली निकालो, अब डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। तो बट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले मैं चाहूंगा पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, ठीक है। अब देखो CFSE का मतलब क्या था कि d ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, मान लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल की केस ही मान लेते हैं,
इनके बीच में कुछ एनर्जी गैप आया, जिसको हमने क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी बोला था, जिसको डेल्टा नॉट है। ये आपका एवरेज लाइन है। एवरेज लाइन के रिस्पेक्ट में क्या बोला था, ये +3/5 डेल्टा नॉट हुआ, और ये वाला क्या हो गया था, -2/5 डेल्टा नॉट हुआ, यही हुआ था ना। तो मान लो मेरे पास D6 है, ठीक है, मेरे पास D6 है। अगर वीक फील्ड होता तो यहां पे कुछ ऐसा फील होता, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में कुछ ऐसे फील होगा। तो अगर ऐसा फील हो रहा है तो फिर यहीं पे फील कर लो, से 1 2 3 4 5 6, देखो तीनों का एनर्जी है तो मैंने पता था दो दो फील होगा। तो अगर मैं यहां पे CFAC निकालू तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x इंटू -2/5 डेल्टा नॉट प्लस y इंटू 3/5 डेल्टा नॉट। ये फॉर्मूला है CFAC कैलकुलेट करने का। मैं फैक्टर्स पे भी आ रहा हूं, पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं। अब यहां पे x क्या है, तो x है वो इलेक्ट्रॉन जो कहां पे जाए, T2G में जाए, नॉन एक्सियल में जाए अगर ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, एंड y इज नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स के लिए कैलकुलेट कर रहा था, तो देखो T2G में कितने चले गए, 6, तो इसका CFAC हो जाएगा क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू x कितने हैं, 6, तो 6 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट। अब ऊपर की तरफ तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, -2.4 डेल्टा नॉट का CFAC है। जितना ज्यादा CFAC नेगेटिव हो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। एक एग्जांपल में और आपको दिखा देता हूं। सपोज मुझे निकालना है NiNS3 होल 6, NiNS3 होल 6 2+, मुझे इसका CFAC निकालना है। अब निकेल कहां पे है, तो निकेल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3D8 में है, और 3D8 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वो नॉर्मल तरीके से ही फील्ड दिखाई देगा। इफेक्ट होता है लेकिन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, जैसे 4 5 6 हो गया, 7 और 8 ऐसे फील होगा। तो ये कौन हो गया, T2G हो गया, और ये कौन हो गया, EG हो गया। तो अगर मैं CFAC निकालू, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए अंदर, नीचे 6 गए, तो ये हो गया -2.4 डेल्टा नॉट, ये वाला 6 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट प्लस, अब ऊपर कितने गए, 2, उसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 3/5, 3/5 मीन 0.6, सो प्लस 1.2 डेल्टा नॉट। तो बोलेंगे यहाँ पे CFAC कितना आ गया, -1.2 डेल्टा नॉट। तो जितना निगेटिव होगा, जैसे यहाँ पे था -2.4, वो तो मैंने जनरल एग्जांपल लिया था, तो बोल सकते हैं वो वाला कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होगा अगर मेरा लिगेंड सेम होता, ठीक है। तो जितना ज्यादा CFAC उतना बेटर स्टेबिलिटी। तो ये CFAC कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। कॉम्प्लेक्स देके पूछे तो आपको D तक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा D कैसे फील हुआ, T2G में कितना है, EG में कितना है, उसको फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हो। अब बात है क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करता है। तो पहला रूल तो ये बन गया कि CFAC ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। और पॉइंट ये है कि CFAC कैसे आया, तो स्प्लिटिंग होने के कारण आया। स्प्लिटिंग क्यों हुआ, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण हुआ, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण क्यों हुआ, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा रिपल्सन। तो स्प्लिटिंग हो रहा है रिपल्सन के कारण, लेकिन रिपल्सन कौन क्रिएट करा रहा है, तो अट्रैक्शन करा रहा है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, हमें रिपल्सन मिलेगा। तो अगर मैं CFAC के फैक्टर्स की बात करें तो हम मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन देख लेते हैं। मेटल और लिगेंड का इंटरेक्शन देखते हैं। इनके पास D इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच में रिपल्सन लगेगा, और बाकी इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन लगेगा मेटल और लिगेंड के बीच में। जितना ज्यादा अट्रैक्शन, यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं,
if attraction increases which leads to increase in repulsion, और repulsion increase होगा तो CFAC इंक्रीज होगा। मतलब आप डायरेक्टली इस दो पॉइंट्स को कर लो, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ही CFAC ज्यादा होगा। अब देखो मेटल के साइड हम कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ साइड चेंजेस हम लिगेंड के साइड करेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब देखो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4- और एक कॉम्प्लेक्स है मेरा FeCN6 3-। क्या क्या सिमिलर है पहले वो चीज पकड़ो। लिगेंड सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, मेटल भी सेम है। क्या चेंज हुआ, तो ये +2 है और ये +3 है। मतलब अगर आपका मेटल सेम हो, लिगेंड सेम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, तो फिर जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा CFAC। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, CFAC इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हुआ, तो सोचो मेटल के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना लिगेंड उसको नेगेटिव चार्ज देने की कोशिश करेगा। बिकॉज क्रिस्टल फील्ड क्या बोलता है, मेटल पॉजिटिव है लिगेंड नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई भी अपना चार्ज बढ़ाएगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो CFAC बढ़ेगा। तो हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर द CFAC, प्रोवाइडेड मेटल एंड लिगेंड्स आर सेम एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आर सेम। केवल क्या चेंज होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा रूल क्या है, कि इस बार मेटल ही चेंज कर दिया, मेटल एटम चेंजेस। अब मेटल एटम चेंजेस में दो रूल हो सकता है, एलोंग पीरियड या एलोंग ग्रुप। तो पहले मैं एलोंग पीरियड की बात कर लेता हूं कि मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है MnH2O6 2+ FeH2O6 2+, और इधर है कोबाल्ट H2O6 2+। देखो लिगेंड सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, चेंज हो रहा है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम ही है, चेंज हो रहा है मेटल। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। डी ब्लॉक में भी डिक्रीज होता है, थोड़ा कम डिक्रीज होता है पी ब्लॉक से, लेकिन डिक्रीज होता है। अब देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, चार्ज को मैंने सेम रखा है, मतलब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम ही है, बट वॉल्यूम घट रहा है। तो बोल सकते हैं ना कि चार्ज डेंसिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा, और चार्ज डेंसिटी जब इंक्रीज होगा तो लिगेंड को क्या लगेगा, वहां पॉजिटिव ज्यादा है, पॉजिटिव का डेंसिटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव का डेंसिटी ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा अगर लिगेंड सेम है तो, और ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा तो CFAC बढ़ जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने से CFAC इंक्रीज होता है। तो बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, बिकॉज ये 25 है, ये 26 है और ये 27 है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो CFAC क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्रोवाइडेड आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, सेम, लिगेंड सेम और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए, तब ये रूल काम करेगा। तो ये मैंने अलोंग पीरियड बोला। अगर आप अलोंग ग्रुप जाओ, अगर आप अलोंग ग्रुप जाओगे, मान लो यहां पे निकेल है NiCl4 2-, PdCl4 2- एंड PtCl4 2-। देखो जब डाउन द ग्रुप जाएंगे, यहां पे निकेल है, यहां पे Pd है और यहां पे Pt है। निकेल के पास केवल 3D है, Pd के पास 3D और 4D है, और Pt के पास 3D 4D एंड 5D है। तो CFAC क्यों आया था, ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन किसके बीच में, डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के बीच में। तो जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ते जा रहा है, और जब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा
तो जब किसी चीज का, झगड़ा करने वाले चीज का नंबर बढ़ जाए तो फिर और खूंखार हो जाता है ना। कि मान लो कोई एक ग्रुप है जिसमें 5 लोग है, वो झगड़ा करना चाहता है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 50 लोग है, वो झगड़ा करना, और एक है जो 50,000 है, ये तो युद्ध ही कर लेगा किसी के साथ। तो निकेल, पीडी, पीटी, सबके पास नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बढ़ते जा रहा है। तो एज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, एज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ऑब्वियस सी बात है रिपल्सन इंक्रीज होगा, और जब रिपल्सन इंक्रीज होगा तो फिर CFSE क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसीलिए इस डायरेक्शन में जाएंगे तो CFSE इंक्रीज होगा। इसीलिए हम आपको एक एग्जांपल यहां पे और भी बोल देता हूं, NiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, बट इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आता है, बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड होने के बाद भी, ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद भी, ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने के बाद भी, बिकॉज इनके केस में CFSE ज्यादा मिलता है, और थोड़ा सा रीजन उसका, इनका थोड़ा एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी है। बट इसको हम कर सकते हैं कि पीडी और पीटी का कोई भी कंपाउंड मिले कोऑर्डिनेशन फॉर्म में, वो स्क्वाड प्लेनर ही जाता है मैक्सिमम। तो ये हो गया रूल 3, सॉरी 2 का पॉइंट। तो एक हमने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया, और ये हमने मेटल एटम चेंज किया, अलोंग पीरियड भी चेंज किया, अलोंग ग्रुप भी चेंज किया। अब क्या चेंज कर सकते हैं, तो हम लिगेंड चेंज करेंगे। अब देखो लिगेंड क्या चेंज करेंगे, तो रूल नंबर 3, मेरे पास है, मैं सब हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, मेरे पास है COCl4 और एक ले लिया मैंने COCl6, -4, क्या सेम है, मेटल सेम है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड सेम है, बट ये 4 और 6 डिफरेंट है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है। तो एक सिंपल सा रूल है कि कभी अगर आपको सेम लिगेंड मिले, सेम मेटल मिले, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, बट कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट मिले, तो जितना ज्यादा लिगेंड, अब ये सोचो एक डी है, पहले 2 लिगेंड के कारण रिपल्सन लग रहा था, अब उसकी जगह 4 कर दिए, तो ज्यादा लिगेंड्स आएंगे तो ज्यादा रिपल्सन लगेगा, क्यों, बिकॉज ज्यादा इंटरेक्शन होगा। उसकी जगह 6 कर दो तो और ज्यादा रिपल्सन होगा। एक सिंपल सा रूल है कि एज कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस CFSE इंक्रीजेस, और इसके लिए एक बहुत सुंदर फॉर्मूला भी है, डेल्टा T मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। और ये फॉर्मूला कब काम करेगा, तो ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब आपका लिगेंड सेम हो, मेटल सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, बट केवल कोऑर्डिनेशन नंबर में डिफरेंसेस हो, तो ये फॉर्मूला काम करता है। तो जब कोऑर्डिनेशन में बढ़ेगा तो CFSE बढ़ जाएगा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, Fe H2O होल 6 3 प्लस Fe NH3 होल 6 3 प्लस, और एक मेरे पास है Fe CN6 3 माइनस। क्या सेम है, तो मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, क्या डिफरेंट है, तो लिगेंड डिफरेंट है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम ही है। तो देखो इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, वाटर NH3CN, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज हो रहा है, और जब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज होगा तो ज्यादा रिपल्सन होगा, CFSE भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बोल सकते हैं वाटर से ज्यादा NH3 वाला होगा, और उससे ज्यादा कौन होगा, CN वाला होगा। ये रूल नंबर 4 था। और एक रूल नंबर 5 है, आपके NCERT में एग्जाम्पल है, मैं यहीं पे करा देता हूं। शायद मैं क्वेश्चन डालना भूल गया, चलो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन याद है कि NCERT में वो क्वेश्चन था
CO NH3 होल 6 3+ और है CO C2O4 होल 3 अब देखा जाए तो मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, लिगेंड चेंज है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है, बट एक फर्क है, ये मोनोडेंटेट है और ये जो है ये बाइडेंटेट है या डाइडेंटेट बोलते हैं। तो जो बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या जो पॉलीडेंटेट होते हैं ये सब चिलेट्स बनाते हैं। ये सब क्या बनाएंगे? चिलेट्स बनाते हैं, मतलब साइक्लिक रिंग बनाते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट आए तो बाइडेंटेट वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी आता है, अगर यहीं पे CN होता तो उससे ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो एक जनरल रूल में जो NCERT में एग्जांपल उसी की बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और मोनोडेंटेट है और मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है लेकिन बाइडेंटेट है, लास्ट वाले रूल का उल्टा आंसर आएगा। इसमें मैंने क्या बोला था, वीक वाले का CFSE कम है, इसमें मैं वीक वाले को ज्यादा बोल रहा हूं। क्यों? बिकॉज का डेंटेड कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये इसका ऑर्डर है। तो हमने क्या क्या रूल देखा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो CFSE बढ़ेगा, मेटल एटम चेंज होगा तो CFSE चेंज हो सकता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद था कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा तो CFSE बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड चेंज होगा तो CFSE बढ़ेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में अगर डेंटेड कैरेक्टर का डिफरेंस हो तो बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड वालों का ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। क्यों? बिकॉज वो चिलेट्स बनाते हैं, साइक्लिक रिंग बनाते हैं और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। NCERT का 9.32 क्वेश्चन है। अब देखो CFSE पे ही होगा। CFSE क्या होता है कि आपके सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है ना, चलो ऑक्टाहेड्रल वाला काम कर जाएगा। मेरे पास 2 ऊपर है और 3 नीचे है, इनके बीच का कुछ डेल्टा नॉट है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये यहां से यहां जाना चाहता है और वापस भी जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और वापस आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी का? hc/λ का। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली एक्सचेंज होता है तो ये लैम्डा एब्जॉर्प्शन भी वही होगा। तो यहां भी मैं लिख देता हूं hc/λ, ये हो गया एब्जॉर्ब और ये हो गया इमिटेड। मेरे से किसके लिए पूछा गया? एब्जॉर्प्शन के लिए पूछा गया। ठीक है, तो देखो ये एनर्जी गैप, ये जो CFSE है इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, फॉर्मूला बनता है CFSE इज इक्वल टू hc/λ, ये हो गया फॉर 1 मॉलिक्यूल या 1 इलेक्ट्रॉन बोलो, और इक्वल टू CFSE इज इक्वल टू hc/λ इंटू Na, ये हो जाएगा फॉर 1 मोल। तो देखो लास्ट वाले टॉपिक का जस्ट एक्सटेंशन है। अब देखो यहां पे क्या पॉइंट है, मेरे से पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ पूछा नहीं है तो मैं कोई भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन चीज है। तो निकेल सेम है, सब में निकेल सेम है, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां भी +2 ही है और यहां भी +2 है। तो मेटल सेम है हर तरफ से, लिगेंड चेंजेस हुआ, ये NO2 है, ये NH3 है और ये H2O है। अब अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करें तो H2O सबसे वीक हो गया, उसके बाद आएगा NH3 और उसके बाद आएगा NO2, मतलब NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतना ज्यादा CFSE, स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा आपका लैम्डा क्या होगा? कम होगा। तो CFSE इंक्रीज होने से लैम्डा घट जाएगा एब्जॉर्प्शन के केस में। ठीक है,
तो यहां पे अगर कोई बात करे इनमें, तो सबसे ज्यादा CFSE इसी ऑर्डर में तो CFSE होगा ना, इसी ऑर्डर में CFSE होगा। इसका उल्टा ऑर्डर लिख दे तो काम हो जाएगा अपना। तो सबसे पीछे कौन आएगा लैम्डा एब्जॉर्ब में? लैम्डा, अगर एब्जॉर्ब का हम लॉजिक लिखें तो याद रखना CFSE का उल्टा होता है। तो CFSE तब ज्यादा होगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो NO2 वाला सबसे आगे, तो सबसे पीछे हो जाएगा एब्जॉर्ब में Ni NO2 होल 6 4 माइनस, ये सबसे पीछे। उसके बाद कौन आएगा NH3 वाला, Ni NH3 होल 6 2 प्लस, और फिर क्या आएगा Ni H2O होल 6 2 प्लस। तो जितना वीक फील्ड लिगेंड होगा उतना CFSE कम होगा और लैम्डा एब्जॉर्ब उतना ज्यादा होगा। तो इस लॉजिक पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो कभी भी एब्जॉर्ब का क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना CFSE के वाले फैक्टर्स को कंसीडर करो। CFSE ज्यादा करोगे लैम्डा एब्जॉर्ब कम हो जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा बोल सकते हो, CFSE कम होगा तो लैम्डा एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा। तो ये था आपका बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। ये वाला पार्ट कैलकुलेशन ऑफ CFSE मैंने यहीं आपको बता दिया था। तो टॉपिक है आपके NCERT में। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो मैं होप करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबके पास NCERT वाला कंटेंट पहुंच पाए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।